प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमरीश वर्मा, बायोलॉजी टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था मानव जनन के बारे में, हमने उसका जो है विद डायग्राम विस्तृत उसकी चर्चा की थी। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो निषेचन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निषेचन की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। निषेचन निषेचन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वैसे होता क्या है, निषेचन है क्या, ये कोई बहुत बड़ी जो है बहुत ही लंबी प्रक्रिया नहीं है। इसमें होता ये है, एक अगुणित शुक्राणु तथा एक अगुणित अंडाणु आपस में संलयित होता है। इनके संलयन की प्रक्रिया ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। इस प्रकार जब अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु आपस में संलयित होते हैं तो एक द्विगुणित संरचना यानी क्या बनाएंगे, युग्मनज। अब ये जो संरचना बनेगी, ये हैप्लॉइड था हमारा शुक्राणु, अंडाणु भी हैप्लॉइड था। ये जब संलयित होंगे, संलयन के पश्चात नेक्स्ट जो हमारी संरचना बनेगी वो डिप्लॉयड होगी यानी द्विगुणित होगी, और इसको हम नाम देंगे जाइगोट, इंग्लिश में कहेंगे जाइगोट कहेंगे, और हिंदी में युग्मनज कहेंगे। युग्मनज का बनना ही जब युग्मनज पूरी तरीके से जो है आगे विदलन की क्रिया होती है, युग्मनज में विदलन के बाद धीरे धीरे जो है अगली जितनी भी फेजेज होती हैं वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है वो अंडाणु से संलयित होने में कौन कौन सी गतिविधियों से होकर गुजरता है और कौन कौन सी फेजेज आती हैं। तो हमारे सामने जो है डायग्राम बना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है गोलाकार संरचनाएं, इनको हम फॉलिकल सेल्स या पुटिका कोशिका कहते हैं। ये हमारा स्पर्म है, ये स्पर्म की टेल है, और ये सबसे अग्रिम भाग होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और इसी एक्रोसोम में ये चूँकि आगे का भाग होता है, इसी में केंद्रक होता है। तो शुक्राणु जो है अंडाणु तक कैसे पहुंचता है ये हमको देखना है। तो इसके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा स्टेप है शुक्राणु का अंडाणु की ओर आकर्षण। शुक्राणु का अंडाणु की ओर आकर्षण फर्स्ट है। शुक्राणु का अंडाणु या शुक्राणु की अंडाणु की ओर गति, ये भी कह सकते हैं। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा शुक्राणु होता है वो अंडाणु से कैसे संलयित होता है, इसके लिए कौन कौन सी फेजेस से होकर के गुजरता है। तो फर्स्ट फेज है या पहली स्थिति, पहली जो है हमारी पहली फेज है शुक्राणु की अंडाणु की ओर गति। तो सबसे पहले जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु की ओर ही गति करता है इस फेज में। और अंडाणु की गति में जब शुक्राणु की गति अंडाणु की ओर होती है तो इसके लिए भी कुछ कारक इसमें जो है सहायक होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट कारक है इसमें, एक है फर्टिलाइजिंग तथा
एंटी फर्टिलाइजिन। ये दो प्रोटीन्स होती हैं, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स होती हैं। होता क्या है इसमें, जो ये फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स होती है ये अंडाणु की सतह पर पाई जाती है, और ये जो एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स होती है ये शुक्राणु के एक्रोसोम वाले भाग पर पाई जाती है। तो ये जो हमारी एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स होती है ये अंडाणु में शुक्राणु को प्रवेश कराने के लिए फर्टिलाइजिन की जो लेयर होती है इसको ब्रेक करती है, और फिर जो है हमारा जो स्पर्म होता है वो जोना पेलुसिडा एक जो है ये लेयर है ये अंडाणु की, इसको भेद करके और अंदर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा अगला स्टेप है कैपेसिटेशन या अनावरण भी कह सकते हैं इसको हम। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है कैपेसिटेशन में, स्पर्म का जो सबसे ऊपरी छोर होता है, ये ऊपर का छोर जो होता है यहाँ पर एक्रोसोम भाग का ये जो छोर है इसको एक्रोसोम बोलते हैं। कैपेसिटेशन में ये जो इसका अनावरणीकरण होता है ये ऊपर का भाग थोड़ा सा हट जाता है। इस प्रकार जो है शुक्राणु अंडाणु की ओर आगे की ओर बढ़ता है, और शुक्राणु जो है हमारा स्पर्म जोना पेलुसिडा को भेद कर एक न्यूक्लियस यानी जो हमारा अंडाणु है अंडाणु के केंद्रक की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार शुक्राणु जो होता है अंडाणु से संलयित होता है, और जब संलयित होता है शुक्राणु तो इसका न्यूक्लियस, अंडाणु का न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस ही आपस में संलयित होते हैं, चूँकि दोनों हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं, और जब दोनों के न्यूक्लियस संलयित हो जाते हैं तो जो नई संरचना बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोमल भाग होता है इस भाग में ही जो है एक एंजाइम होता है जिसे हम पिछली भी वीडियो में हमने चर्चा की थी। इस एंजाइम को हाइड्रोलुडिनेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम भी जो है अंडाणु से स्पर्म के संलयन होने में सहायक होता है। इसके बाद जब ये संलयित हो जाता है तो जो हमारी नेक्स्ट संरचना बनती है ये युग्मनज बन जाती है, और युग्मनज में फिर फर्दर विदलन की क्रिया आरंभ होती है, और विदलन की क्रिया जब आरंभ होती है तो उसको इंग्लिश में हम क्लीवेज भी कहते हैं। इस प्रकार मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो अंडाणु होता है ये शुक्राणु से कैसे संलयित होता है, जो शुक्राणु होते हैं हमारे ये अंडाणु से कैसे संलयित होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें संलयन की जो प्रक्रिया होती है तो जो एक शुक्राणु होता है, एक शुक्राणु केवल एक ही अंडाणु के साथ ही संलयित होता है। मतलब ये नहीं कि बहुत से शुक्राणु एक अंडाणु को फर्टिलाइज करें, एक अंडाणु के साथ बहुत से शुक्राणु जो है संलयित हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। एक शुक्राणु जो होता है एक अंडाणु से संलयित होता है। इस प्रकार जो है निषेचन की क्रिया समाप्त होती है, और निषेचन के बाद जो हमारा युग्मनज बनता है इसमें फर्दर विभाजन होता है और भ्रूणीय प्रावस्थाएं आरंभ होती हैं। भ्रूणीय विकास की जो प्रावस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में जो है हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भ्रूणीय विकास की जो प्रावस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं कह सकते हैं या भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाएं कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम शुरुआत से देख लेते हैं कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हमारे सामने जो शुक्राणु और अंडाणु लिखे हैं ये कैसे बनते हैं, तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है युग्मक जनन। अब यहाँ पर युग्मक जनन लिखा है,
युग्मक जनन के अंतर्गत दोनों प्रकार के, चूंकि दोनों युग्मक ही हैं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक ही हैं, तो जब युग्मक जनन की क्रिया होगी तो हमारा शुक्राणु भी बनेगा और अंडाणु भी बनेगा। युग्मक जनन की क्रिया के अंतर्गत जो शुक्राणु हमारे बनते हैं वो अगुणित होते हैं और जो अंडाणु बनेंगे ये भी अगुणित होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंतर्गत जो है दोनों प्रकार के गैमेट्स का निर्माण हो जाता है और फिर जो है इनमें अगर हम शुक्राणु के बनने की क्रिया को समझें तो इसको हम कहेंगे, अलग अलग प्रकार से नाम दे देते हैं। अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु निर्माण, तो उसको हम कहेंगे शुक्र जनन, और अगर अंडाणु निर्माण हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अंड जनन। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है हमारा, अभी पढ़े हैं बिल्कुल, निषेचन। इसमें अंडाणु और शुक्राणु संलयित होते हैं। थर्ड स्टेप होगा युग्मनज का निर्माण। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो संरचना बनेगी उसको हम जाइगोट कहेंगे। फिर अगली हमारी जो प्रावस्था है वो होगी युग्मनज में जब विभाजन होगा उसको हम कहेंगे विदलन। विदलन की क्रिया में जो हमारा युग्मनज होता है इसमें फर्दर जो है विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो हमारा जाइगोट होता है ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं में विभाजित होता है। विदलन को हम विखंडन भी कह सकते हैं। फिर विदलन के बाद जो अग्रिम हमारी अगला स्टेज है, अगली स्थिति जो होती है इसकी वो होती है मौरुलावस्था। मौरुलावस्था में क्या होता है, इसमें जब हमारा युग्मनज फर्दर डिवाइड होता है तो 16 कोशिकीय जो हमारा जाइगोट होता है, जब जाइगोट में 16 कोशिकाएं होती हैं, 16 कोशिकी जाइगोट ही मौरुला के नाम से जाना जाता है। मौरुला अवस्था में जो हमारा जो सेल्स होती हैं ये 16 होती हैं। फिर फर्दर इसमें जो है आगे मौरुला अवस्था के बाद जो हमारी स्टेज होगी वो होगी ब्लास्टुला अवस्था। मौरुला अवस्था के बाद ब्लास्टुला अवस्था। स्टूडेंट्स अब हम आगे देख रहे हैं ब्लास्टुला अवस्था। तो ब्लास्टुला अवस्था में जब हमारा मौरुला अवस्था से जब ब्लास्टुला अवस्था में एम्ब्रियो हमारा पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि जो युग्मनज का कोशिका द्रव्य होता है, ये जो है विभाजित हो करके कई अपनी कॉपियां बनाता है, कई प्रतियां बनाता है। ये जो है इस मौरुला अवस्था से जब ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचता है तो इसकी जो कोशिका, इसका युग्मनज का जो कोशिका द्रव्य होता है ये विभाजित होकर के जब अनेक अपनी कॉपियां बनाता है तो इसकी जो आंतरिक कॉपियां आंतरिक भित्ति होती है
तो जो हमारा मरूला होता है ये निषेचन के 4 से 6 दिन के बाद लगभग जो है फैलोपियन नलिका से होकर के गर्भाशय तक पहुंचता है। और जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय में पहुंच करके ये गर्भाशय की सेल्स के द्वारा कुछ रस निकलता है और उसको एब्जॉर्ब करके उसे पोषण प्राप्त करके अपना विभाजन करता है और एक खोखली संरचना का निर्माण करता है। मरूला एक खोखली संरचना का निर्माण करता है। इस खोखली संरचना को ही हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील कहते हैं। यह एक स्पेस होता है, ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम ब्लास्टुला भवन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन के 4 से 6 दिन के बाद होती है। तो इसके बाद जो ब्लास्टोसील जो होती है, इसकी जो आंतरिक सेल्स होती हैं, इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक कोशिकाएं, और बाह्य कोशिकाएं। ये भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं और ये जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं ये पोषण प्रदान करती हैं, पोषण भी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ब्लास्टुला वाली स्टेज भी समाप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होती है जिसको हम रोपण कहते हैं, अगली जो स्टेज है हमारी रोपण। इम्प्लांटेशन। रोपण क्या है? रोपण की कंडीशन में इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारा भ्रूण होता है ब्लास्टुला भवन के बाद गर्भाशय की भित्ति, जो गर्भाशय की भित्ति होती है, इसमें फिक्स होने या स्थिर होने की जो अवस्था होती है, इसी को हम रोपण कहते हैं। इस क्रिया को हम रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा भ्रूण होता है वो गर्भाशय में उंगली समान संरचनाएं होती हैं, उंगली के समान संरचनाएं होती हैं इसकी भित्ति में, और यही आगे चल करके फर्दर जो है जरायुज में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लेसेंटा में बदल जाती हैं। इन्हीं के द्वारा जो हमारा भ्रूण होता है वो पोषण प्राप्त करता रहता है। और इसके बाद रोपण के बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है गैस्टुला अवस्था। इस अवस्था में जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो, इसमें जो भ्रूण होता है वो फर्दर जो है 3 जनन स्तरों में विभक्त हो जाता है। तीन जनन स्तर, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ये भ्रूण के 3 जनन स्तर होते हैं गैस्टुला अवस्था में ही जो है, और पर्टिकुलर एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म प्रत्येक जनन स्तर से अलग अलग अंग का विकास होता है। इस प्रकार जो है यह जो तीनों जनन स्तर हैं, तीनों जनन स्तरों से अलग अलग प्रकार के अंगों का भ्रूण में विकास होना आरंभ हो जाता है। तो ये हमारे हो गए भ्रूण के विकास में होने वाली कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे अपरा। अपरा क्या होता है, अपरा के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स।